टॉपिक है अपना परमाणु व रिक्तियों की त्रिज्याओं में अनुपात, ये अपना टॉपिक है। क्लियर। अब सबसे पहले हम लेंगे अष्टफल की रिक्ति। सबसे पहले क्या लेंगे? अष्टफल की रिक्ति। अब कारण में हम आपको बता दूं क्यों ले रहे हैं अपन अष्टफल की रिक्ति। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अष्टफल की रिक्ति की कैलकुलेशन छोटी भी है और सिंपल भी है ना, इसलिए हम सबसे पहले ले रहे हैं अष्टफल की रिक्ति। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या व परमाणु की त्रिज्या में अनुपात, ठीक है। करें शुरू। अब देखो, हमने एक फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका ली है, ले रहे हैं। सपोज करो ये मेरे पास में एक फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका है, ठीक है। मान लो मेरे पास में ये एक फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका है, ऐसे। क्लियर। और इसको मैंने क्या किया, बीचों बीच में से आधा काट दिया, यानी कि मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। नीचे वाला हिस्सा हो गया, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, बीचों बीच में से आधा काट दिया। अब आधा काटने के बाद में मैंने ऊपर वाला हिस्सा लिया और यूं पलटा, और यूं पलट करके मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं। बात समझ में आई? तो कैसा दिखाई देगा एक व्यू, आप थोड़ा सा इमेजिन करना आप कि कैसा दिखाई देगा। ऐसा ही दिखाई देगा शायद कि जैसे ये आपका एक कण रहेगा, ठीक है। इसके पास में ये दूसरा कण दिखाई देगा आपको, कोने वाले कण दिखाई दे रहे हैं ना। इसके बाद में ये तीसरा कण आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा लंबा हो गया ये कण, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ये चौथा कण आपको दिखाई देगा। ये तो कण दिखाई देंगे ऊपर से, चारों कोनों के कण दिखाई देंगे ना, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका के बीचों बीच एक अष्टफल की रिक्ति होती है। कल मैंने बना के बताया था आपको कि ऊपर वाले फलक केंद्र, नीचे वाला फलक केंद्र और चारों तरफ के चारों फलक केंद्र आपस में मिलकर के एक अष्टफलक का निर्माण करते हैं, जिसका केंद्र जो है वो फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी वहां पर अष्टफल की रिक्ति बनती है। तो उसको भी आपने आधा काटा तो वो भी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यानी इन चारों कणों के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर जो है वो क्या होगी, आपकी एक अष्टफल की रिक्ति होगी। इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। अब हमने नाम दिया, सपोज करो ये कण है, ये कण का केंद्र और इस कण का केंद्र, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। तो आपने क्या करा, ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिला दिया, ठीक है। और साथ में क्या करा आपने, ए को भी सी से मिला दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ए बी कण है, बी कण है, सी कण है और डी कण है। अब डी कण से हमको फिलहाल यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही डी कण की बात करने की, ठीक है। हम बात करेंगे इन तीनों की, ए बी सी की। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कण की त्रिज्या कितनी होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल आर। कण की त्रिज्या को किससे व्यक्त करेंगे अपन, कैपिटल आर से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद में रिक्ति की त्रिज्या, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अष्टफलकी की बात कर रहे हैं तो अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या कितनी लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे स्मॉल आर, क्योंकि छोटी है ना ये, तो छोटी है तो स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लेकर के इसको रेड मार्कर से बनाते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये क्या है, भुजा की लंबाई, तो इसको मैंने बोला ए। तो जब ये ए है तो सी से लेकर के बी की लंबाई भी क्या होगी, ए, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है ना यहाँ पे। तो ये ए जो है वो भुजा की लंबाई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भुजा की लंबाई। अब यहाँ पर ये भुजा क्या है, किनारा, तो भुजा या किनारे की लंबाई क्या ले लिया अपन ने, ए ले ली। तो ये तो हमने हमारे चित्र बना लिया और हमको जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली, और यहाँ तक की बात तो मेरे हिसाब से कंप्लीट है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आपको ये समझाना है कि ये चित्र कैसे बना है और ये चीज़ें क्या ली है अपन ने। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझा दी है मैंने और समझ में आ भी गई होगी, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ये त्रिभुज है ए बी सी, इसको लेते हैं। तो देखो बेटा, ये वाला ए कण है तो इसकी त्रिज्या है ये आर, ये बी कण है तो इसकी त्रिज्या है ये आर,
ये भी बी कण है तो इसकी त्रिज्या भी आर ही है, ये सी कण है तो इसकी त्रिज्या भी आर, सी कण की त्रिज्या आर और ए कण की त्रिज्या आर। क्यों? क्योंकि कणों की त्रिज्या क्या है? आर हमने ले ली, तो जितने भी कण हैं उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। ठीक है, बीच में रिक्ति है तो रिक्ति की त्रिज्या होती है स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो इस तरह से ये रिक्ति की त्रिज्या हो गई स्मॉल आर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? देखो कैसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये आपका एक कण, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है रिक्ति और फिर यहाँ पर आपका दूसरा कण है। ठीक है, इस तरह से ये कण को नाम दिया मैंने ए, इस कण को नाम दिया मैंने सी, तो इस ए को मैंने सी से मिला दिया, थोड़ा तिरछा मिल गया ये, इस ए कण को मैंने सी से मिला दिया। अब बीच में क्या पड़ रही है अपने पास में? रिक्ति। ए कण की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। ये भी सी कण है तो इसकी त्रिज्या भी कैपिटल आर। रिक्ति की त्रिज्या आर, तो ये केंद्र है तो केंद्र से यहाँ की लंबाई भी आर होगी और केंद्र से इधर वाली लंबाई भी आर होगी, तो ये व्यास हो गया ना इसका पूरा। तो व्यास कितना हुआ? 2r, और त्रिज्या कितनी हो गई? स्मॉल आर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि रिक्ति की त्रिज्या, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल आर लिख दी। इसको जूम करके बनाया, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। तो अगर मैं आपसे थोड़ी देर पे बाद में आपको यही चित्र बनाऊंगा और ये चित्र मैं बना के पूछूंगा आपसे कि बताओ एसी की लंबाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर एसी की लंबाई है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी 2 तो कैपिटल आर और 2 ही स्मॉल आर, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, है ना? ये चीज़ अपन लिखेंगे, अभी दोबारा समझा दूंगा मैं आपको। पहले तो आप ये चीज़ समझ लो चित्र कैसे बना है। बन गया चित्र? अब आगे चलते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को देखो आप ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में है ना? ठीक है, अब देखो ये ए सी क्या है बेटा? कर्ण है। ए सी क्या होता है? कर्ण। ए बी आधार है और बी सी ऊंचाई है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। पढ़िए ना आपने पाइथागोरस प्रमेय, पढ़िए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि आधार की लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का जो है साइड वाली जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो आप, ए बी का मान कितना है बेटा? ए। बी सी का मान कितना है? ए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का मान ए है ना, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इस आधार पर यहाँ पर ए सी का मान मेरे पास निकल करके आता है, ए सी स्क्वायर का मान 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान कितना निकल करके आया मेरे पास में? 2a स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे चलें। अगर मान लो मुझे केवल ए सी का मान निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर इधर की तरफ ले जाऊंगा, इसका स्क्वायर इधर की तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास में आता है 2a स्क्वायर। सॉरी, हाँ, जब स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है? अंडर रूट में बदल जाता है ना। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में बदल जाएगा, तो अंडर रूट में बदल गया तो 2a स्क्वायर बना। अब a का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर केवल किस पर रह जाता है? 2 पर। तो आपका AC की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2a, ये स्क्वायर भी हट जाएगा। ठीक है ना? स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो a का स्क्वायर और a का अंडर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचा a और ये अपना मान आ गया AC बराबर अंडर रूट 2a। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा आपसे पूछ करके, पहले पूरी बात सुन लो एक बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा वही डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर ए वाला कण बनाया, फिर ये मैंने अष्टफल की रिक्ति बनाई। इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि अष्टफल की रिक्ति के बराबर ही हो गया ये लो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बनाया ये सी वाला कण। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये सी का केंद्र है, ये ए का केंद्र है और ये आपकी अष्टफल की रिक्ति है। इस भुजा को आप ऐसे बनाओगे तो ये कैपिटल आर हो गई, ये कैपिटल आर हो गई, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर। क्लियर है? यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो AC का मान कितना निकल करके आ रहा है भाई? AC का मान निकल करके आ रहा है 2r प्लस 2 स्मॉल आर। ये हमारे AC का मान निकल करके आया। आ गई बात समझ में? AC का मान कैसे निकल करके आया लिख दिया हमने। ठीक है, चले आगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब एक चीज और, यहाँ पर ये ए बी जो भुजा है इसका चित्र भी मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ये आपकी ए, ये आपका ए कण और इसके पास में है ये आपका बी कण।
ये है ए कण, ये है बी कण, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने नीचे लिख रखी है ए होती है, ठीक है। अब ये भी आर है और ये भी आर है, तो क्या हम यहाँ पर स्मॉल ए का मान जो है वो कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर मतलब कि 2r के बराबर लिख सकते हैं? स्मॉल ए का मान कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू 2r के बराबर हमने लिख दिया। अब ये दोनों ही मान इसमें रखने हैं अपन को समीकरण में, तो AC की जगह तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? 2r। यहाँ पे लिख देता हूँ मान रखने पर, किसमें मान रखने पर? समीकरण 1 में मान रखने पर। ये लो पूरा लाइन लिख दी, ठीक है। अब 2r प्लस 2 स्मॉल r बराबर √2 और पीछे लिख दिया a, तो a की जगह मैं लिख देता हूं डायरेक्टली 2r, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 2r इधर लाएंगे तो क्या होगा? 2r दोनों में भाग लगेगा ना, दोनों में, तो 2r बटा 2r प्लस 2 स्मॉल r बटा 2 कैपिटल r, दोनों में 2 कैपिटल r का भाग लग गया, बराबर यहाँ पर क्या बचा? √2। 2 कैपिटल R से 2 कैपिटल R कैंसिल और इस छोटे S2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर अपने पास इधर तो बचा 1 प्लस इधर बचा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर यहाँ पर क्या बचा? √2 बच गया, ठीक है। अब ये एक इधर ले जाएंगे तो बचेगा अपने पास स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर √2 माइनस 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है अपने पास में अभी फिलहाल? √2 माइनस 1। चूंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, ये होती है √2 की वैल्यू, इसमें मान रखो, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 1.414 माइनस 1 करेंगे मन, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये 1 डायरेक्ट घट जाएगा इससे, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 0.414। ये हमारे पास में अष्टफल की रिक्ति तथा कण की त्रिज्या के बीच में अनुपात आया, ठीक है। अब अगर हमको r स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो ये कैपिटल R इधर जाके गुणा हो जाएगा 0.414 कैपिटल R, क्लियर। अगर हमको कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है कैपिटल R, तो ये कैपिटल R तो जाएगा इधर और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी स्मॉल r अपॉन 0.414, ये दोनों मान हम निकाल सकते हैं इससे। अब आप एक चीज़ देखो, कल मैंने आपको एक जो नोट्स भेजे थे, नोट्स में मैंने बिल्कुल लास्ट में लिखा था अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या बराबर 0.414 कैपिटल R होती है, ये लिखा था मैंने, तो ये ऐसे आया था अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल r क्या है? ये लिखा हुआ, और अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या तो क्या है? स्मॉल r, कैपिटल R क्या है? कण की त्रिज्या यानी परमाणु की त्रिज्या। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में परमाणु की त्रिज्या दी गई है तो आप क्या करोगे? परमाणु की त्रिज्या को आप 0.414 से गुणा कर दोगे तो आपके पास अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या आ जाएगी। अगर मान लो आपको परमाणु की त्रिज्या वो पूछ रहा है और अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या दी है, तो उसमें आप किसका भाग लगा दोगे? 0.414 का भाग लगा दोगे तो आपको उसकी त्रिज्या निकल करके आए। यानी इसके द्वारा हम परमाणु की यानी कि कण की और साथ में अष्टफल की या जो रिक्ति अपन हम आगे के लिए पढ़ेंगे चतुष्फल की, उनकी रिक्तियों की त्रिज्या आप निकाल लोगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई उस क्रिस्टल के अंदर कितने तो परमाणु हैं, कितनी त्रिज्याएं हैं और कितने आ सकते हैं, कितना संकुलन दक्षता, तो वो बाद की बात करेंगे अपन। अभी तो फिलहाल अपने पास में ये है। अब इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या किया? एक फलक केंद्रित घनी कोष्टिका ली। फलक केंद्रित घनी कोष्टिका क्या होती है? जिसके कोने पर कण होते हैं और फलकों के केंद्र में कण होते हैं, ठीक है। फलक केंद्रित घनी कोष्टिका को बीचों बीच से काटा और जो आधा हिस्सा था उसको यूं घुमा करके ऊपर से देखा, तो हम जानते हैं कि फलक केंद्रित घनी कोष्टिका के बीचों बीच में एक अष्टफल की रिक्ति बनती है, ठीक है। अब उसके चारों कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित है और बीच में अष्टफल की रिक्ति उपस्थित है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे उसको मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर चारों कोनों पर तो एक एक परमाणु और बीच में अष्टफल की रिक्ति मुझे दिखाई दी, ठीक है। मैंने बोला कि भाई जो ये कण है, परमाणु है, इनकी त्रिज्या तो मैं दिखाऊंगा कैपिटल R से, जो अष्टफल की रिक्ति है इसकी त्रिज्या दिखाऊंगा मैं स्मॉल r से, और बाकी जो भुजा की लंबाइयां हैं, इनके बीच में जो किनारों की लंबाइयां बन रही है, इन किनारों की लंबाइयों को मैं दर्शाऊंगा a से। चाहे कोई सा भी किनारा हो, सबकी लंबाई a रहेगी, ठीक है। फिर मैंने क्या करा? सबसे पहले त्रिभुज ABC देखा, त्रिभुज ABC, इस ABC त्रिभुज की बात की और इस त्रिभुज में मैंने लगाई पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है?
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर है। तो ए सी स्क्वायर का बराबर जो होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर का मान यहाँ पर स्मॉल ए स्क्वायर रख दिया मैंने, बी सी स्क्वायर का मान मैंने दोबारा स्मॉल ए स्क्वायर रख दिया, यानी ए सी स्क्वायर का कुल मान मेरे पास में आ गया 2a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे अगर ए सी का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर मुझे दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, और जब स्क्वायर को पलट करके दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाता है। अगर वहाँ पर किसी दूसरी संख्या पर स्क्वायर लग रहा है तो वर्गमूल और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। वर्गमूल और स्क्वायर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर सपोज करो कोई x है उसका स्क्वायर है, और सामने जा रहा है मान लो कोई b है और इसका भी स्क्वायर लग रहा है। अब ये इधर से जब हटता है तो इसका क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। और हम जानते हैं कि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, स्क्वायर का मतलब है घात 2, तो घात 2 से 1/2 कटेगी तो आ गई अपनी 1, यानी कि यहाँ पर आ गई b की घात 1। इसी तरह से हमने यहाँ पर a का मामला कर दिया कि ac का स्क्वायर इधर आया तो a के स्क्वायर पहले लग रहा था a का स्क्वायर, तो जैसे ही ac का स्क्वायर इधर आएगा तो इसकी घात लग जाएगी वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब घात 1/2, तो a की घात 1/2 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगी, a की घात 1। तो अपने यहाँ पर लिख दी। बात समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, है ना। वैसे छोटी क्लासों की चीज़ है पर फिर भी एक बार रिवाइज कर दिया मैंने। तो इस प्रकार से हमारे पास में ac का मान क्या आ गया, √2a। अब इस त्रिज्या को, इस AC को उठा करके हमने अलग रखा है और इससे हमने निकाला कि AC का मान जो है वो कैपिटल R प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, यानी कि 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r AC का मान हमारे पास में आता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और, हमने ये A वाली भुजा, उसको AB वाली भुजा को उठा करके देखा तो इसकी लंबाई A है। अब इसकी त्रिज्या R, इसकी त्रिज्या भी R, यानी R प्लस R अगर कर दे तो हमारे A का मान आ जाएगा, यानी A का मान हमारे 2R के बराबर आ गया। अब समीकरण 1 में इन दोनों के मान अगर रखते हैं तो हमारे पास में AC की जगह हमने रख दिया 2R प्लस 2R बराबर √2, और A की जगह रख दिया मैंने 2R। अब इस कैपिटल 2R को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो ये दोनों तरफ डिवाइड होगा, इधर की तरफ डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर के 1 आ गया, इधर की तरफ डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर बच गया √2। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इधर का जो 1 है वो उधर की तरफ जाया, यानी √2 माइनस 1 हो गया, यानी कैपिटल स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर √2 माइनस 1 आ गया। क्लियर। अब हम चले ऊपर, √2 का मान हमने रखा, क्या आता है 1.414 रखा है। जैसे ही मान रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू जो है वो 1 ये जो है घट जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी मैं घटा के बता देता हूँ, 1.414 और नीचे 1, अब एक ही है ना तो एक के आगे आप 0 0 0 कर दो तो 1 से 1 0, 414, तो ये 0.414 अपना आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल r तो क्या है, अपनी रिक्ति की त्रिज्या है, कैपिटल R क्या है, अपनी कण की त्रिज्या है, दोनों का अनुपात ये आ गया। अगर कोई सी भी एक चीज़ पूछी हुई हो, दूसरी चीज़ दी हुई हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में अष्टफल की रिक्ति और परमाणु की त्रिज्या का अनुपात निकल करके आता है। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं अपन सेकंड वाला पॉइंट। देखो, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। क्या चीज़ समझनी पड़ेगी, ये आपकी एक फलक केंद्रित घनी कोष्टिका है, इसको ध्यान से समझना बेटा। इस पूरी चीज़ को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये हमने घनी कोष्टिका बना दी है। कौन सी है, अभी ये सिंपल सरल घनी कोष्टिका है। क्यों, क्योंकि केवल इसके कणों पर मैंने क्या बनाया है, मतलब केवल कोनों पर मैंने कणों को बनाया है। ये लो, अब अगर आप इसके बीचों बीच, फलक के केंद्र के बीचों बीच में आपने बना दिया क्या, इसके जालक बिंदुओं को बना दिया, कणों को बना दिया, तो अब ये क्या कहलाएगी, आपकी फलक केंद्रित घनी कोष्टिका कहलाएगी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा कि इस फलक केंद्रिका को बराबर के 8 हिस्सों में बांटना है, बराबर के 8 हिस्सों में बांटना है। कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने सबसे पहले तो ऊपर का एक हिस्सा काटा, ये मैंने ऐसे कैसे ये काट दिया, इधर से ये काट दिया और इधर से ये काट दिया, इसको मैं लाइनिंग से कर देता हूं ऐसे। आधा हिस्सा इधर का, आधा हिस्सा इधर का, 2 बराबर भाग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक हिस्सा इधर से काट दिया, ध्यान से देखना आप लोग, कट गया, ये लो। दूसरा हिस्सा मैंने इसको ऐसे काट दिया। कितने हिस्से कट गए इसके, अब 4 हिस्से कट गए ना।
बीचों बीच एक बक्सा है आपका, बक्से के बीच में पहले तो आपने खड़ी लाइन से दीवार बनाई, फिर आडी लाइन से दीवार बना दी, तो 4 हिस्से हो गए, इधर 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 4 हो गए। अब मैं इसको बीचों बीच यहाँ से और काट देता हूँ, तो 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएंगे। ये लो, ये ऐसे, इसको दूसरे मार्कर से बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिखेगा। ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और इसको आपने मिला दिया, तो ये आपने इसको बीचों बीच से काट दिया। कितने हिस्से हो गए टोटल? इसके 8 हिस्से हो गए। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका के जो विकर्ण होता है, उस विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है। ये मैंने एक विकर्ण बनाया और इस एक विकर्ण पर कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनाई? 2 बना दी। कल सिखाया था मैंने आपको बनाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन 8 बक्सों, ये जो 8 टुकड़े बने, 8 बॉक्स बन गए, छोटे छोटे 8 बॉक्स बन गए। इन 8 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को हमको निकालना है बाहर, तो उस बॉक्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सपोज करो मुझे ये वाला बॉक्स निकालना है, ये कोने वाला बॉक्स निकालना है, बाहर की तरफ वाला ये कोने वाला बॉक्स। इसको मैं दोबारा अलग से एक बार और बना रहा हूँ, देखो कैसे बनेगा। ये मैंने बॉक्स बनाया है, तो ये बॉक्स बन रहा है आपका यहाँ पर, तो ये तो इसका आगे वाला हिस्सा हो गया, देखो ये वाला, ये तो इसका आगे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को समझना है इसमें। ये इसका साइड वाले लाइन, ये इसकी ये वाली लाइन, ठीक है, और ये इसका इधर वाला हिस्सा हो गया, और ये इसका इधर वाला हिस्सा, ये इसका इधर वाला हिस्सा, इसको मिला दो। ये आगे वाला डिब्बा निकाल लिया मैंने, ध्यान से देखो ये आगे वाले डिब्बे को, बिल्कुल बीचों बीच से इसको काट के 8 हिस्से बनाए, और 8 हिस्से में से ये जो आगे वाला हिस्सा है मैंने वो निकाल लिया। ठीक है, इसके पीछे और एक और हिस्सा है, इसके साइड में एक हिस्सा है, इसके साइड के पीछे हिस्सा, तो नीचे की तरफ 4 हो गए, 4 ऐसे कैसे ऊपर है, तो 8 में से मैंने ये हिस्सा निकाल लिया। अब इस हिस्से में कण देखो कहाँ कहाँ पर है, ध्यान से देखना, इसी चीज़ को समझाना है। ये आगे वाला फलक है, ये आगे वाला फलक दिख रहा है आपको, इस फलक का यहाँ पर केंद्र आएगा, यानी एक कण तो आपका यहाँ रहेगा फलक के केंद्र में, एक कण तो यहाँ रहेगा। ठीक है, ये आगे वाला फलक और इस आगे वाले फलक का ये कोना, तो कोने पर एक कण आता है। तो फलक केंद्रित घनी कोष्टिका में एक तो कोने पर और एक फलक पर, 2 ही जगह तो आपको कण मिलते हैं। तो ये आगे वाले फलक का केंद्र हो गया और ये आगे वाले फलक का कोना हो गया, तो 2 कण तो ये आ गए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये साइड वाला फलक है, ये साइड वाला फलक है ना, बगल वाला फलक है। इस बगल वाले फलक का यहाँ पर ये केंद्र है, फलक केंद्र, तो एक कण यहाँ पर भी रहेगा, तो ये फलक केंद्र हो गया एक। ठीक है, और अब ये नीचे वाला फलक है, ये वाला, ये नीचे वाला फलक है, इस नीचे वाले फलक का केंद्र कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा, बनाया था अपन ने अभी, ये नीचे वाले फलक का केंद्र है, तो एक कण यहाँ रहेगा। यानी इस तरह से केवल 4 कण इसमें पाए जाएंगे, बाकी जो कोने हैं वो खाली है, यानी कि यहाँ पर भी कोई कण नहीं है, यहाँ पर भी कोई कण नहीं है, यहाँ पर भी कोई कण नहीं है, और यहाँ पर भी कोई कण नहीं है, क्योंकि इस जगह फलक केंद्रित घनी कोष्टिका में कण होता ही नहीं है। हमने तो 8 हिस्से काट करके एक हिस्सा निकाला, उस एक हिस्से में 4 कण आए। अल्टरनेट पर कण आते हैं, देखो इस पर है तो इस पर नहीं है, इस वाले पर नहीं है तो इस वाले पर है, इसके आगे वाले कोने पर नहीं है तो इसके नीचे वाले कोने पर है, इसके नीचे वाले पर है तो इसके पास वाले पर नहीं है, पास वाले पर नहीं है तो उसके अगले वाले पर है, अगले वाले पर है तो उसके अगले वाले, यानी एक छोड़ के एक कोने पर आपको क्या मिलेंगे? कण मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब इस बक्से को निकाल करके मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस बक्से को निकाल करके मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर ये बना दिया, ये मैंने बॉक्स को बना दिया, ये लो। जहां जहां कण है वो कणों की स्थिति भी मैं बना देता हूं। एक कण तो कहां पर है? यहां पर है, तो यहां मैंने बना दिया। एक कण यहां पर है तो यहां मैंने बना दिया। उसके अलावा एक कण पीछे की तरफ है तो यहां बना दिया, और एक कण आगे वाले कोने पर है तो यहां मैंने बना दिया। ठीक है, बीचों बीच ये यहाँ पर देखो आप, ये फलक केंद्र आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की अपन ने क्या बनाई थी? चतुष्फल की रिक्ति बनाई थी, यानी इसके बीचों बीच में यहाँ पर एक चतुष्फल की रिक्ति रहेगी। अब देखो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, और इस कैसे बना है ये चित्र, इस चित्र को समझाने के लिए मुझे ये पूरी पिक्चर बतानी पड़ी आप लोगों को। ठीक है,
तो ये चित्र बनाना आपको कब आएगा? जब आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो ये चित्र बनाना आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक फलक केंद्रित घनी कोष्टिका ली, उसके 8 बराबर हिस्से करें और 8 हिस्सों में से कोई सा भी एक हिस्सा उठाओगे आप, कोई सा भी एक हिस्सा उठाओगे तो उसके हर एक कोने को छोड़ करके अगले कोने पर कण मिलेगा। कोई सा का भी उठाओगे ना आप तो एक कोने को छोड़ के एक पे मिलेगा। तो हमने ये आगे वाला उठा लिया, इसमें इस कोने पर है, इस पर नहीं है, इस पर है, इस पर नहीं है, फिर इस पर है, इस पर नहीं है, इस पर है, तो इस पर नहीं है, और इसके बीचों बीच में हमको एक चतुष्फल की रिक्ति मिलेगी। तो इसको यहाँ पर देखो कुछ नामकरण करना है अपन को, तो नामकरण कर देते हैं। इसको मैंने ए बोला है, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे वाले कोने को मैं डी बोल रहा हूँ, इसके आगे वाले को मैं ई बोल रहा हूँ, फिर एफ बोल दिया मैंने, जी बोल दिया और एच बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं ए को मिला रहा हूँ सी से, ए को मिला रहा हूँ मैं सी से, क्योंकि ये ऊपर वाले फलक का विकर्ण हो गया ना, तो इसको हम बोलेंगे फलक विकर्ण। ये मैंने फलक का विकर्ण बना दिया, ये ऐसी, ये फलक का विकर्ण बना दिया। और क्योंकि हमारे यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति आ रही तो मैं ए को डी से मिला रहा हूँ। ये मैंने अंदर भी एक विकर्ण डाल दिया। विकर्ण किसका डाला? ए से डी को मिलाता हुआ मैंने विकर्ण डाल दिया। ठीक है ना, आगे वाला कोना ए है, पीछे वाला नीचे वाला कोना डी है, तो ए और डी को मिलाया तो एक विकर्ण बन गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये स्थिति तैयार हो गई। अब आप जब इस स्थिति को देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है, इस स्थिति में आपको ये दिखाई दे रहा है कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? एक त्रिभुज तो बन गया आपका ए बी सी, एक त्रिभुज तो ये बन गया ऊपर वाला ए बी सी। ठीक है, इसको और डार्क कर देते हैं ब्लैक मार्कर से। एक त्रिभुज तो बन गया आपका ये ए बी सी बन गया, और एक त्रिभुज नीचे वाला बन रहा है आपका ए डी सी, ये बन गया। 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं। एक बार दोबारा देखो क्या क्या करा अपन ने। सबसे पहले तो ए को मिलाया सी से, ठीक है, और फिर ए को मिला दिया डी से, तो ए सी तो फलक विकर्ण हो गया, ये ऊपर वाला जो फलक है उसका विकर्ण हो गया। ठीक है, और ए डी जो है वो अंदर का विकर्ण हो गया। जैसे मैंने बताया, कमरे के इस कोने से नीचे वाले उस कोने को मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा, तो आगे वाले कोने से पीछे वाले नीचे वाले कोने को मिला दिया तो विकर्ण बन गया। ए डी को बनाने का मतलब क्या, क्यों बनाया हमने? क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में क्या आ रही है, एक चतुष्फल की रिक्ति आ रही है, जिसके बारे में हमको बात करनी। ठीक है, चलिए आगे। अब बिल्कुल प्रोग्राम बोके वही रहेगा कि कण की त्रिज्या जो है, ब्लैक से ही लिखता है, कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या, कण की त्रिज्या अभी भी हमारे पास कैपिटल आर है। चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या भी हमारे पास अभी वही है जो हमने पहले ली थी, स्मॉल आर। ठीक है, और भुजा की लंबाई, भुजा या फिर किनार, कुछ भी बोल दो, भुजा या किनारे की लंबाई अभी भी हमारे पास वही है जो पहले ली थी, और वो क्या है, ए। यहाँ तक की बात खत्म। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊपर वाले त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अपन ऊपर वाले त्रिभुज की। तो देखो आगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, वो ये लगाओ सूत्र, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? ए सी। तो यहाँ पर वही चीज प्राप्त होगी हमको कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मिल गया? ए बी का स्क्वायर भुजा की लंबाई, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, ए वाली लंबाई भी ए है, ये वाली लंबाई भी ए है, यानी सभी भुजाएं बराबर, तो सबकी लंबाई क्या है? ए है। तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है? ए, तो ये भी अपना ए का स्क्वायर हो गया, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आया अपने पास में 2a स्क्वायर। क्लियर? और अगर अपन यहाँ पर पहले की तरह निकाल दें, ए सी बराबर यहाँ पर ये आ जाएगा √2a, जैसा हमने पहले करा था, यहाँ तक तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमने कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ए सी का मान निकालना है एक बार। किसका? ए सी का। देखो इस ए सी वाली लाइन को मैं बनाता हूँ दोबारा, ये ऐसे बना रखा है, यहाँ पर एक कण है, यहाँ पर एक कण। हकीकत में मैंने दोनों कणों के बीच में गैप सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझाया है, मतलब समझाने के लिए दिखाया है, लेकिन हकीकत में तो ये पास में होते हैं ना कण दोनों एक दूसरे के। तो ये कण कैसे बनेंगे? जैसे ये कण एक यहाँ पर है तो दूसरा कण यहाँ पर है, इस प्रकार से, तो दोनों कण पास पास में। ठीक है, तो ये अगर मान लो ए कण है तो ये सी कण है। कण की त्रिज्या कितनी होती है? आर, तो इस वाले कण की त्रिज्या भी कितनी है? आर, यानी ए सी का मान जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ए सी बराबर क्या आया? 2 कैपिटल आर। ये हमारे पास ए सी का मान आया, आ गया ए सी का मान। ठीक है, अब इस ए सी के मान को आप इस सूत्र में रख दो,
तो AC का मान आप जब सूत्र में रखोगे तो आपके पास में आएगा, इसीलिए 2R इक्वल्स टू √2A रख दिया हमने, यहां पर कोई समस्या नहीं है। चलें आगे, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे कैपिटल R का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मेरे पास में कैपिटल R की वैल्यू आएगी √2/2A। ये मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू आएगी, 2 इधर चला जाएगा नीचे की तरफ। तो ये मेरे पास में एक समीकरण आई और इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। आ गई बात समझ में? चले आगे, ठीक। अब ये तो हुआ अपने एक त्रिभुज का खेल खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज कौन सा है अपना? त्रिभुज ADC त्रिभुज है, ठीक है ना। मैं यहां पर बना रहा हूं त्रिभुज नंबर, यहां पर लिखते हैं अपन त्रिभुज ADC में। अब ADC में भी वही प्रोग्राम होगा। ये AD हमारा कर्ण है और इधर से AC और CD दो अलग भुजाएं हैं। तो हमारे पास में हम लिखेंगे यहां पर कि AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देख लो, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब AD की वैल्यू AD स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर AC स्क्वायर का मान यहाँ से हमने निकाला। AC स्क्वायर कितना आ रहा है? 2A स्क्वायर आ रहा है। AC स्क्वायर कितना आ रहा है? 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी आएगी? किनारे की लंबाई कितनी है? A, तो यहाँ पर हो जाएगा CD स्क्वायर A, ठीक है। तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई अपने पास में? 3A स्क्वायर आ गई। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई अपने पास में? 3A स्क्वायर। क्लियर? अगर मुझे AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये हो जाएगा √3A। बात समझ में आ गई ना। ये अंडर रूट इधर से जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, यानी A की पावर हाफ और 2। तो हाफ और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो ये अपने पास में आ गया। हो गया यहाँ तक काम खत्म, ठीक है। तो ये अपने पास में AD की वैल्यू आ गई ये। अब मुझे इस AD की लंबाई कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान से सीखना बेटा इस चीज़ को। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज करो यहाँ पर अपने पास में है कण A, यहाँ पर है अपने पास में रिक्ति, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट है अपने पास में D, इस प्रकार से, ठीक है। अब कण कौन सा है? केवल A है। D वाले पॉइंट पर कोई कण नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने कण कैसे बना दिया? बेटा मैंने कण ये ऐसे बनाया कि सपोज करो ऊपर की तरफ C है, ठीक है। तो ये C और A जिस दूरी पर होंगे उसी दूरी पर तो F और D होंगे, यानी कि AC की दूरी और FD की दूरी तो बराबर ही होगी ना, बराबर ही है। यानी कि यहां पर जिस कण की त्रिज्या इसको जितना कवर कर रही है उतनी ही F की त्रिज्या इसको कवर करेगी। यानी A की त्रिज्या और ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं ये दोनों एक दूसरे की बराबर हो गई, A की त्रिज्या और F की त्रिज्या। तो इसका मतलब C की त्रिज्या और D की त्रिज्या भी बराबर हो गई, यानी C की त्रिज्या और D की त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। यानी D की त्रिज्या भी कितनी आ गई हमारे पास? R आ गई। तो यहां पर मैंने D की त्रिज्या को क्या लिख दिया? R, क्योंकि कोने पर जो कण है वो बराबर होंगे तभी तो एक अपना घन बनेगा। अगर कोने पर कण बराबर नहीं हुए, इनकी त्रिज्याएं बराबर नहीं हुई, तो हमारी भुजा की लंबाई एक कैसे बराबर होगी? बात समझ में आ गई? अरे देखो कैसे, सपोज करो ये आपका कमरे का कोना, ये वाला कोना, ठीक है। इस वाले कोने की लंबाई आप कम कर दो, लंबाई कम कर दोगे क्या घन बन जाएगा क्या? नहीं, बराबर होनी चाहिए ना। ये जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये है, उतनी ये है, उतनी ही ये है, सब किनारे बराबर है। अगर आपने इसकी त्रिज्या थोड़ी छोटी कर दी तो क्या होगा? कमरा घन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस किनारे की लंबाई है उतनी ही इस किनारे की लंबाई है, और इस किनारे की लंबाई अगर ऊपर वाले के बराबर है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याओं के मान भी बराबर है अगर गोले रखोगे तो आप, ठीक है। यानी सीधा सा कहने का मतलब यह है कि C की त्रिज्या के बराबर होगी D की त्रिज्या, और हम D को भी यहां पर एक कण की तरह ही मान करके चलेंगे क्योंकि कण के बराबर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो A की त्रिज्या तो हमको दे ही रखी है R, D की त्रिज्या हमने मान लिया R ही है कैपिटल, क्योंकि बराबर है, ठीक है। और यहां पर जो ये चतुष्फल की रिक्ति है इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या कितनी? स्मॉल r। तो आधी इधर आधी इधर। तो देखो जैसे ये अपने पिछले में बनाए थे ना, जैसे ये कोई चतुष्फल की रिक्ति है तो ये इधर स्मॉल r, ये इधर स्मॉल r, टोटल कितनी हो गई? व्यास कितना हो गया इसका? 2r, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको बना दी। तो अब आप मुझे यहाँ पर इसके हिसाब से AD की लंबाई तो शायद बता दोगे, क्या आई AD की लंबाई निकल करके? AD बराबर 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r। जो पिछले में AC की लंबाई आई थी वो यहाँ पर किसकी लंबाई आ गई? AD की लंबाई आ गई। देख लो आप यहाँ से चित्र में देख लो, आ जाएगी समझ में। आ गई बात समझ में? चलें आगे। अब इस सूत्र में AD की लंबाई आप रखोगे, ठीक है।
मान रखने पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मान रखने पर क्या आएगा आपके पास में, 2r + 2 स्मॉल r बराबर √3a, ये मान आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये अपने पास आ गया 2 कैपिटल R स्मॉल r इक्वल्स टू √3a, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास इक्वेशन आई है 2r इक्वल्स टू √3a, ये इक्वेशन आई है मेरे पास। इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, r + r इक्वल्स टू √3a अपॉन 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई। ये जो समीकरण आई है इसको मैंने दे दिया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से विभाजित करेंगे। समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। कर दो विभाजित, क्या हो रहा है, ये इधर आएगा आपका कैपिटल R स्मॉल r डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है कैपिटल R बराबर, इधर क्या आ रहा है √3a/2, यहाँ पर क्या आ रहा है √2a/2, लिख दिया। देखो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। यहाँ पर अगर इसको विभाजित करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, r बटा r प्लस स्मॉल r बटा कैपिटल R, दोनों के नीचे जाएगा जब लघुत्तम लेकर के करते हैं सोल्व। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल करोगे तो क्या बचा, यहाँ पर 1, ये 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा r बटा कैपिटल R, ऐसे बचा बराबर। सामने क्या बच रहा है √3 बटा √2, √3 बटा √2, यही तो बचा, बाकी तो सब कट गया ना। तो अब इसको मैं पूरे को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिखेंगे, 1 + स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर √3 अपॉन √2, लिख दिया। अब ये 1 इधर जाएगा तो अपने पास इधर बचा r कैपिटल R बराबर √3 अपॉन √2 - 1, ये 1 उधर चला गया -1 में। ठीक है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 बटा √2 की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी होती है, 1.414 -1, क्लियर। अब जब आप इसको विभाजित करोगे दोनों को और पूरा सोल्व करोगे तो आपके पास में r बटा कैपिटल R बराबर जो मान निकल करके आता है वो जो आता है 0.225। चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या और कण की त्रिज्या में जो अनुपात निकल करके आता है वो आता है 0.225। अगर आपको यहाँ से चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या का मान निकालना हो, कण की त्रिज्या दे रखी हो, तो 0.225 को आप गुणा कर दोगे आपकी कण की त्रिज्या से। अगर आपको कण की त्रिज्या का मान निकालना हो तो चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या में भाग लगा दोगे 0.225 का, और इस प्रकार से आपके सामने ये 2 सूत्र निकल करके आ जाते हैं और ये हमारा काम खत्म होता है।